नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के ज्योग्राफी बुक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के चैप्टर 6 की। और ये चैप्टर 6 है मृदा। मृदा को बेसिकली कोरोना के बाद इस चैप्टर से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन भारत की भौगोलिक पर्यावरण में मृदा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और भारत की जनसंख्या, कृषि के प्रतिरूप और कृषि से संबंधित जो भी क्रियाकलाप हैं, इनके निर्धारण में मृदा की एक बहुत ही बहुमूल्य भूमिका होती है। तो इसलिए चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो इसमें जो मुख्य मुख्य टॉपिक है, मृदा क्या है और मृदा की पार्श्विका कैसे बनती है, इसके साथ ही साथ मृदा का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो बेसिकली मृदा का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण है वो भारत के वर्गीकरण से अलग है। तो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में जैसे CF मार्वुड का क्लासिफिकेशन है, जिसको जोनल क्लासिफिकेशन या कटिबंधीय वितरण कहते हैं, और इसके साथ साथ USDA का एक CS कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम का वर्गीकरण है, तो वो किया जाता है। लेकिन जो भारत की मृदाएं हैं बेसिकली रंग और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे किया गया है। तो इनको बांटा गया है जलोढ़ मृदा में काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, लवणीय मृदा, दलदली मिट्टी और वनीय मृदा में बांटा गया है। तो ये टोटल आपके 8 पार्ट्स हैं। इसके साथ हम लोग समझेंगे कि मृदा का अवनयन कैसे हो रहा है, मृदा की क्वालिटी कैसे गिर रही है, और साथ ही साथ उनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो ये इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स हैं। तो हम लोग पहले टॉपिक को देखते हैं, सॉइल और सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल या मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह पे विकसित होने वाली ऐसी हार्ड लेयर है जो खनिज पदार्थों और ह्यूमस से मिलके बनती है। जो ऑर्गेनिक पदार्थों के क्षय होते हैं ह्यूमस, उनसे मिलके बनती है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कि ये लाइफ को सपोर्ट करती है, यानी पौधों की जड़ें इसमें ग्रो करती हैं। तो मृदा का निर्माण खनिज पदार्थों से होता है, ह्यूमस से होता है, और जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये जीवनदायी क्षमता होती है इसमें। तो इस मृदा को जो कारक होते हैं, तो इन कारकों के बारे में हमने विस्तृत रूप से पढ़ा हुआ है NCERT फर्स्ट बुक फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 5 में, जिसका नाम था जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो जो सबसे पहला फैक्टर होता है पेरेंट मटेरियल, जिन आधार चट्टानों से मृदाओं की रचना होती है, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है जलवायु का, फिर प्रभाव पड़ता है वनस्पतियों का और भी जीव जंतुओं का, जिसमें मनुष्य भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। साथ ही साथ इस पे रिलीफ का भी प्रभाव पड़ता है कि कहाँ पे ढाल अधिक है, कहाँ पे कम है, तो उच्चावचन का भी प्रभाव होता है, और साथ ही साथ प्रभाव होता है समय का। तो इन सब सारे फैक्टर्स को हमने डिटेल डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां से कंसल्ट कर सकते हैं। अब ये मृदा किन किन चीजों से मिलके बनती है, तो पहला इसमें मिनरल के पार्टिकल्स जो खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज के साथ साथ ह्यूमस जो जैविक पदार्थों के अवशिष्ट होते हैं, और साथ ही साथ जल और एयर, इन 4 चीजों से मृदा की रचना होती है। और ये खनिज पदार्थ या ह्यूमस, इनका एक निश्चित ही अरेंजमेंट होता है, ये क्रम में पाए जाते हैं किसी भी मृदा में। तो इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल इनका स्ट्रक्चर होता है, क्षैतिज रूप से वो पाए जाते हैं। और जो मृदा जितनी ही विकसित होगी, जितनी ही पुरानी होगी, उसमें ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट उतना ही अधिक मिलता है। जो क्षैतिज वितरण है पदार्थों का, उनके रासायनिक संगठनों का, इनको हम लोग कहते हैं सॉइल प्रोफाइल या मृदा पार्श्विका या परिच्छेदिका कहा जाता है। ये परिच्छेदिकाएं समय के साथ साथ विकसित होती हैं। तो जो मृदा जितनी ही अधिक पुरानी होगी, उनमें ये परिच्छेदिकाएं उतनी ही डेवलप्ड होती हैं। और जो नई मृदाएं होती हैं, नई मृदाओं में परिच्छेदिकाएं या तो विकसित नहीं होती या विकसित भी होती है तो बहुत कम विकसित होती हैं। इनको हम लोग समझते हैं ये मृदा परिच्छेदिका का डायग्राम है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहले ओ लेयर पाई जाती है। ओ लेयर मीन्स ह्यूमस, जो ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल जो वियोजित होते हैं, उसमें बहुत सारे तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं, और ये जनरली डार्क कलर का होता है। ए हॉरिजन, ए को हम लोग टॉप सॉइल या ऊपरी मृदा कहते हैं। ए लेयर बेसिकली खनिजों का संस्तर होता है, और ओ लेयर जैविक संस्तर होता है। ए और बी लेयर को मिला के हम लोग कहते हैं सोलम। ओ लेयर के नीचे खनिज संस्तर होता है। तो खनिज संस्तर टोटल यहाँ से लेके और सी तक, रिगोलिथ तक होता है, यहाँ तक सी जोन तक खनिज संस्तर है। तो मृदा का जो अरेंजमेंट होता है, इसमें ए के नीचे जो पाई जाती है ई लेयर, ई नाम पड़ा है इल्यूविएशन से, यानी यहाँ पे जो भी पदार्थ होते हैं बेसिकली आयरन और सिलिकेट को छोड़ के लाइम, मैग्नीशियम, जो भी ऐसे मैटर होते हैं, ये नीचे की तरफ
धीरे धीरे वर्षा की मात्रा या जल की मात्रा के साथ नीचे प्रवाहित होने लगते हैं और बी लेयर में जाके ये जमा हो जाते हैं। सी लेयर जो बनती है वो रिगोलिथ इसको कहा जाता है, जो बेसिकली बेडरॉक या पेरेंट मटेरियल के टूटे फूटे बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। तो ये मृदा का स्तरीकरण है जिनको हम लोग मृदा की पार्श्विका कहते हैं। और इस पार्श्विका को हम देख सकते हैं, यहाँ ऊपर हमारा ओ लेयर है जिसमें जैविक समुदाय की अधिकता है और इन जैविक समुदायों में पौधों के सड़े गले अवशेष, जीवित प्राणियों के मृत अवशेष ये सब पाए जाते हैं। इसके बाद पाई जाती है ए लेयर जिसमें खनिज पदार्थ और जैविक समुदाय इन दोनों के मिश्रण होते हैं और ये जनरली ए लेयर होती है वो डार्क कलर की होती है, इस पे देख सकते हैं हल्का सा ब्लैकिश है। ए लेयर के बाद पाई जाती है हमारे ई लेयर जो जोन ऑफ इल्यूविएशन, यहाँ से निक्षालन होता है बहुत सारे खनिजों का, तो ये खनिज यहाँ से नीचे की तरफ मूव करते हैं और बी संस्तर में जाके ये जमा हो जाते हैं, ये अगेन डार्क कलर का। और बी के नीचे जो पाई जाती है वो हमारी रिगोलिथ की लेयर है। रिगोलिथ यानी पेरेंट मटेरियल के टूटे फूटे अपक्षयित चट्टाने। अब मृदाओं का वर्गीकरण कैसे करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो जो मृदा का वर्गीकरण होता है ये दो भागों में बांटा गया है इसको। पहला होता है जोनल क्लासिफिकेशन या कटिबंधीय वर्गीकरण। तो जोनल क्लासिफिकेशन में 3 क्लासिफिकेशन है। पहला है हमारा जोनल जो कटिबंधी है, दूसरा है इंट्रा जोनल और तीसरा है अजोनल। तो ये पुराना क्लासिफिकेशन है, इसको सीएफ मार्बुट का क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। तो बेसिकली जो कटिबंधीय मृदाएं होती हैं इन मृदाओं में जलवायु का बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट देखा जाता है और जलवायु से ही जनरली मृदा की बाउंड्रीज निर्धारित होती हैं। जो दूसरा क्लासिफिकेशन है इसको कहते हैं हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम CSCS। तो इसमें विश्व की मृदाओं को जनरली 10 वर्गों में रखा गया है और अंतरराष्ट्रीय कंपैरिजन के लिए यही वर्गीकरण सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, CSCS क्लासिफिकेशन। तो इनके बारे में कभी डिटेल्ड हम लोग बात करेंगे। अभी इतना बस समझ लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्लासिफिकेशन 2 तरह से किया गया है, एक जोनल या कटिबंधीय क्लासिफिकेशन और दूसरा USDA का CSCS क्लासिफिकेशन। अब बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया का आकार बड़ा है, यहाँ जलवायु विविधता अधिक है, वनस्पति में विविधता अधिक है। तो इन विविधताओं के कारण बहुत सारे मृदाओं का विकास हुआ है क्योंकि मृदा के निर्माण में इन तत्वों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो भारत के मृदाओं के संदर्भ में आजादी के बाद बहुत ही ज्यादा अध्ययन किए गए। तो एक सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया है और सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया 1956 में स्थापित हुआ। ये भारत सरकार के कृषि और कृषि कल्याण विभाग के अंतर्गत एक उप विभाग है और इसने बहुत ही ज्यादा कंपैरेटिव स्टडी की कई जगहों पे, जैसे दामोदर वैली में स्टडी किया। इसके बाद एक और संस्थान है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। इसका मुख्यालय है नागपुर और ये नागपुर है महाराष्ट्र में। इस संस्थान ने मृदाओं के अध्ययन में बहुत ही भूमिका निभाई और ये संस्थान आता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत ये कार्य करता है। तो बेसिकली ICAR ने डिसाइड किया है, क्लासिफाई किया है इंडियन मृदाओं को USDA के CSCS क्लासिफिकेशन के। तो इसको हम लोग देख सकते हैं, इस क्लासिफिकेशन में जो पूरे वर्ल्ड में मिट्टियों को बांटा गया है तो इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, अल्फीसॉल, वर्टिसॉल, एरिडोसॉल, अल्टीसॉल्स, मॉलिसॉल्स और अदर्स। तो इंडिया में जो सिचुएशन है बेसिकली इंसेप्टिसॉल्स और एंटीसॉल्स ये हम देख सकते हैं, इसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और रीजन क्या है, इंसेप्टिसॉल्स या एंटीसॉल्स। एंट जो वर्ड लिया गया है, एंट मीन्स की रिसेंट, जो एकदम नया हो, और इंसेप्टिसॉल्स मीन्स इंसेप्शन आर यंग। तो ये दोनों मृदाएं ऐसी मृदाएं हैं जिनमें सॉइल प्रोफाइल कम विकसित है या लगभग नहीं विकसित है। तो जो रिसेंट मृदाएं होती हैं उनमें मृदा की पार्श्विका या तो बहुत कम विकसित होती है या एकदम नहीं होती है। और जो इंसेप्शन या यंग मृदाएं हैं, जो नई मृदाएं हैं, उनमें कुछ लेयर्स डेवलप होती हैं जबकि पूरी लेयर्स डेवलप नहीं होती। तो इंसेप्टिसॉल और एंटीसॉल ये दोनों मिला के ये हम देख सकते हैं कि लगभग 68% का योगदान है भारत की पूरी मृदाओं में। और इन मृदाओं में मुख्यतया जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के साथ साथ जो ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं और जिन मृदाओं की उत्पत्ति नई है वो सारी सम्मिलित की जाती हैं। अब तीसरा वर्गीकरण
अल्फी साल मीन्स Al प्लस Fe अल्फी। जिन मृदाओं के ऊपरी संस्तरों में एल्यूमिनियम और लोहे की अधिकता हो, तो ये अधिकता पाई जाती है जनरली लैटेराइट मिट्टियों में, जहाँ पे लीचिंग होती है। जो ई लेयर होता है, ई लेयर से पदार्थ नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं, जैसे चूने पत्थर, मैग्नीशियम। तो ये जो ई लेयर होती है, इसमें बचते हैं एल्यूमिनियम और फेरियम के ऑक्साइड, और इस कारण से ये मिट्टी लाल दिखाई देती है। तो अल्फीसाल मीन्स Al प्लस Fe और साल्स मीन्स सॉइल। वर्टिसाल्स इन्वर्ट के लिए यूज हुआ है। ये भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। एरिडिसाल्स जो मृदाएं एरिड एरिया में यानी शुष्क प्रदेशों में विकसित हैं, ये मरुस्थलीय मृदा है। इसके साथ अल्टीसाल्स, अल्टी मीन्स अल्टीमेट, और मॉलिसाल्स ये सॉफ्ट मृदाओं के लिए यूज होता है, जैसे चरनोजम, चेस्टनट जैसी मृदाएं हैं, और अदर्स में बाकी। तो ये हम देख सकते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली इंडिया में मृदा की स्थिति। तो इसमें सबसे ज्यादा जो पाया जाता है इंसेप्टिसाल, ये लगभग 40% के आसपास पाया जाता है, और इंसेप्टिसाल जनरली एलुवियल सॉइल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब हम बात करते हैं भारतीय मृदाओं की। तो भारतीय मृदाओं का जो जेनेसिस है, जो उत्पत्ति का स्थल है, इनका कलर और कंपोजिशन और इनकी लोकेशन, इन सब आधारों पे भारत की मृदाओं को इन भागों में बांटा गया है। तो पहली मृदा जो है अलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा, दूसरी मृदा काली मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी का हम लोग क्षेत्र देखते हैं, तो ये देख सकते हैं नदियों की जो भी घाटियां हैं, उत्तर का मैदानी भाग है, इन सब में डेवलप है। तो इसका जो मुख्य विस्तार है, ये हम देख सकते हैं पंजाब हरियाणा से लेके पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ के ये जो मैदानी भाग है, इधर ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग तक, और फिर साथ ही साथ ये बंगाल वाला क्षेत्र और पूर्वी तट पे जो भी डेल्टाई क्षेत्र हैं, इन सब में इन जलोढ़ मिट्टियों का विस्तार है। और इन जलोढ़ मिट्टियों की उत्पत्ति की प्रमुख कारण नदियां हैं। नदियों ने अपने अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा इस मैदानी भाग का निर्माण किया है। तो ये बेसिकली इंसेप्टिसाल प्रकार की मिट्टी में आता है कैटेगरी में। इसके साथ ब्लैक सॉइल है जो काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी का क्षेत्र हम देख सकते हैं, ये जो ये कलर है, ये हमारे काली मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ पे काली मिट्टी का क्षेत्र पाए जाने का जो सबसे बड़ा कारण है कि ये क्षेत्र बेसाल्ट से बना हुआ है। तो पेरेंट मटेरियल ही ब्लैक कलर का है, और इसके अपक्षय और अपर्दन के कारण इन मृदाओं का निर्माण हुआ है। तो जैसे इन मृदाओं के इन क्षेत्रों को देखेंगे, तो यहाँ पे चंबल नदी की घाटी है। चंबल की सहायक नदी यहाँ से काट फाट के इसको डेवलप की हुई हैं। इसके साथ यहाँ देख सकते हैं ये गोदावरी नदी की घाटी है, कृष्णा नदी की घाटी है। तो इन नदी घाटियों में इन मिट्टियों का विस्तार हुआ है, क्योंकि इन्होंने बेसाल्टिक चट्टानों को काटा हुआ है और काट के जो उनके अपक्षयी टुकड़े हैं अपनी घाटियों में विस्तारित कर दिया है। इसके साथ जो थर्ड वाला है रेड एंड येलो सॉइल, तो रेड और येलो सॉइल ये रेड कलर में है। ये हम देख सकते हैं पूरा लगभग प्रायद्वीपीय भाग, और प्रायद्वीपीय भाग के साथ कुछ नॉर्थ ईस्टर्न का पार्ट। ये ऐसी चट्टानें हैं जो सबसे प्राचीन जो एंशिएंट क्रिस्टलाइन पार्ट है, और ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो ये बहुत ही प्राचीन चट्टानें हैं, जनरली प्री कैम्ब्रियन युग इन चट्टानें हैं। तो इन चट्टानों के ऊपर जो विकसित हुआ है वो हमारा रेड सॉइल। इसके साथ लैटेराइट सॉइल वहाँ विकसित हुए हैं जहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक होती है, और ई लेयर से लीचिंग होके बी लेयर में जमा होता है। तो इसका रिजल्ट होता है कि लोहे और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बचे रहते हैं। तो इस मृदाओं को लैटेराइट मृदा कहते हैं। मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र ये राजस्थान का क्षेत्र। यहाँ पे जो सेलाइन सॉइल है, जो लवणीय मृदा है, जिसमें मृदा में लवणता की मात्रा में वृद्धि हुई है, तो ये सेलाइन सॉइल, इसके पैच कम जगहों पे हैं। जो दलदली मृदा है, इसके भी पैच बहुत कम जगहों में है, कुछ डेल्टाई क्षेत्रों में, कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पे जल निकासी नहीं हो पाती है, वहाँ पे डेवलप होती हैं। और फॉरेस्ट सॉइल जो मुख्यतया वन क्षेत्र में पाई जाती हैं, और जनरली ये 900 मीटर से ऊपर के हाइट पे मिलती हैं। तो इसका जब हम विस्तार देखेंगे, तो ये देखेंगे ये पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल का ये ऐसे एरियाज हैं जो ओनली और ओनली हिमालयन एरिया से रिलेटेड हैं। तो ये मृदाओं का एक जनरल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब इसमें एक एक मृदा की विशेषताओं के बारे में हम लोग समझते हैं। तो जो सबसे पहला है हमारा एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा।
तो जलोढ़ मृदा पूरे नॉर्दर्न प्लेन पे डेवलप है, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं सेपरेटली, और सारी नदी घाटियों में है क्योंकि नदी घाटियों ने अवसादों का जमाव किया हुआ है, और ये लगभग इंडिया के 40% क्षेत्र को कवर करती हैं, यानी सबसे बड़ा एक ग्रुप है। इसके साथ साथ जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अभी जस्ट हमने पीछे देखा था कि लाल मृदाओं की अधिकता होती है, लेकिन इसमें जो तटीय क्षेत्र है, विशेष करके पूर्वी तट, यहाँ पे बहुत सारी नदियों के डेल्टा पाए जाते हैं। यहाँ महानदी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, तो इन क्षेत्रों में जो विकसित हुई हैं वो जलोढ़ मृदाएं हैं। इन जलोढ़ मृदाओं में बेसिकली पोटास रिच होता है, लेकिन फास्फोरस की इसमें कमी होती है। तो जो कमियां होती हैं उनको उर्वरक के तौर पे इस्तेमाल करके हम उन कमियों से निजात पा सकते हैं। इंडिया की फिजियोग्राफी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ये जो उत्तरी गंगा का मैदान है, ये बेसिकली भावर, तराई, बांगर और खादर में बांटा गया है। तो इन मृदाओं का जो ग्रुप है यहाँ पे, ये डेवलप होते हैं खादर और बांगर में। अगर आपको याद हो तो बांगर ओल्डर एलुवियम को शो करता था, जो प्राचीन बाढ़ के मैदान है, और खादर नए एलुवियम को शो करता था। तो हमने जैसे पढ़ा हुआ है कि ये पर्वत हिमालय के आगे, ये हिमालय पर्वत के आगे एक संकरी मेखला थी जिसको भावर बोला गया। भावर क्षेत्र में बड़े बड़े बोल्डर होने के कारण नदियों का प्रवाह उन बोल्डरों के नीचे नीचे से होता है, और तराई क्षेत्र में जहाँ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वहां नदियां फिर से रीमर्ज हो जाती हैं। और तराई के बाद जो क्षेत्र है, जो पुरानी नदी घाटियां हैं, वो बांगर के क्षेत्र थे, और जो नई नदी घाटियां हैं यानी जिसमें बाढ़ का प्रवाह वर्तमान समय में होता है, वो हमारे खादर के क्षेत्र हैं। अब खादर और बांगर दोनों में ही कैल्केरियस चट्टाने, एक्यूमुलेटेड चट्टाने पाई जाती हैं, जिनको हम लोग कंकड़ कहते हैं। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। तो ये बेसिकली भांगर में ज्यादा पाए जाते हैं, खादर में थोड़े कम मिलते हैं। इन मिट्टियों की जो संरचना होती है, लोमी। अब ये लोम क्या है? लोम बेसिकली मृदा का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सैंड 40%, सिल्ट ये भी 40%, और क्ले ये लगभग 10% के आसपास पाया जाता है। 10 से 20% के आसपास ये मिलता है। तो ये मृदा बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, और ये कहाँ पाई गई है? बेसिकली लोअर और मिडिल गंगा प्लेन में और ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में। तो अब जो सैंड होता है, बेसिकली जो मृदा के क्लासिफिकेशन में यूज किया जाता है कि 2 mm से ऊपर डायमीटर वाला इसको ग्रेवेल या बजरी कहते हैं। 2 से 0.2 mm डायमीटर वाला पार्ट इसको हम लोग सैंड कहते हैं। अब 0.2 से 0.002 mm तक इसको सिल्ट कहते हैं, और 0.002 mm से लेके 0.01 माइक्रोन तक इसको कहा जाता है क्ले, और 0.01 माइक्रोन से जो छोटा वाला होता है इसको हम लोग कहते हैं कोलाइड। तो कोलाइड बेसिकली मृदा में मिलता है तो समझ में नहीं आता, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो जो लोमी स्ट्रक्चर होता है, तो लोमी में सैंड, सिल्ट और क्ले से मिलके बनता है, जिसमें 40% सैंड होता है, 40% लगभग सिल्ट होता है, और क्ले की मात्रा 20% के लगभग होती है। ये परिवर्तित होते रहते हैं थोड़े थोड़े। इसके साथ क्ले, तो क्लेई संरचना कहाँ होती है? जो नदी घाटियों से जनरली नदियों में नीचे की तरफ होती है, तो महीन पार्ट के लिए जमा होते जाते हैं। इस मिट्टी का जो कलर है, ये लाइट ग्रे से लेके ऐश ग्रे के बीच में परिवर्तित होता रहता है, और ये इसलिए है क्योंकि मृदाओं का जो निर्माण हुआ है, जो उनके पेरेंट मटेरियल हैं, वो दूर से प्रवाहित होकर आ रहे हैं, तो उनकी रासायनिक संरचनाओं के आधार पे ये निर्धारित होता है इसका रंग। और ये मृदा बहुत ही ज्यादा कल्टीवेटेड है, ये बहुत लंबे समय से इस पे कृषि की जाती है, और वो भी कृषि सघन प्रकार की जाती रही है। अब दूसरी मृदा है ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी, और ये ब्लैक सॉइल, इसका रंग ही ब्लैक होता है, और ब्लैक रंग होने का कारण कि ये बेसाल्ट के अपक्षय से बनी हुई मृदा है। तो इसका विस्तार हम देख सकते हैं राजस्थान का दक्षिणी भाग, गुजरात का पश्चिमी भाग, और गुजरात का एक काठियावाड़ प्रायद्वीप, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का भाग, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भाग, ये सारे पार्ट पे काली मिट्टी का विस्तार है। और इस विस्तार को नदियों ने और ज्यादा परिमार्जित किया है। तो ये बेसिकली काला रंग होता है इसका बेसाल्ट के कारण, और ये बेसाल्ट ज्वालामुखी का परिणाम है।
और ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि क्रिटेशियस पीरियड में ये ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, पूरे भारत के ऊपर दरारी प्रकार का उद्भेदन था और इस ट्रैप का निर्माण हुआ दक्कन पठार का। तो ये दक्कन पठार के बहुतायत क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है और जनरली इसको रेगुड़ या ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा कपास की खेती की जाती है और ये जनरली क्लेई है, बहुत ही ज्यादा गहरी है और अपारगम्य होती है, यानी पानी का जल्दी प्रवाह नहीं हो पाता। अगर पानी बरसता है तो पानी ऊपर ही रह जाता है। और कारण क्या है कि इसकी संरचना छोटे छोटे पार्टिकल से हुई है। शुष्क प्रदेशों में ये मिट्टी सूख के कुछ इस तरह की हो जाती है, जैसे ये बड़े बड़े इसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं। तो सेल्फ फ्लाविंग, इसको पंख फटन कहा जाता है। ये क्रैक्स नेचुरली डेवलप हैं ड्राई होने के कारण। और इस मृदा में चूंकि इनका निर्माण छोटे छोटे कणों से होता है तो ये नमी को बहुत लंबे समय तक रोके रख सकती हैं। इस मृदा में चूना, लोहा, मैग्नीशिया, एल्युमिनियम और पोटास की अधिकता पाई जाती है, जबकि इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी होती है। अब जो तीसरी मृदा है वो है हमारी लाल और पीली मिट्टी। तो लाल और पीली मिट्टी में बेसिकली ये डेवलप कहाँ पे हुआ है, इसको हम लोग इस डायग्राम में सेपरेटली देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट का कुछ पार्ट है प्लस ये साउदर्न प्लेटू का पार्ट है। ये वहां पे विकसित हुई है जहां पे एंशिएंट क्रिस्टलाइन चट्टानें पाई गई हैं, जो भारत की सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। और ये चट्टानें बेसिकली आर्कियन और नीस श्रेणी की चट्टानें होती हैं और जहां पे बहुत ही कम रेनफॉल होता है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं स्टेट में। यहाँ पे राजस्थान का पार्ट, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के हिस्से पे, और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, ये सारे स्टेट्स में ये मिट्टी पाई जाती है। और इसका रेडिश कलर में डेवलपमेंट हुआ है। यह लाल रंग क्रिस्टलाइन चट्टानों में पाए जाने वाले लोहे के कारण है और यह मृदा लोहे और पोटास में रिच होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जो चौथा प्रकार है लैटेराइट, तो लैटेराइट मिट्टियां वहां पाई जाती हैं जहां तापमान भी अधिक होता है और वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है और यह वर्षा सामयिक रूप से होती रहती है, कभी गैप लंबा होता है, कभी लगातार होती रहती है। तो ये जनरली कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाई गई हैं, कहीं कहीं कुछ मध्य प्रदेश में मिलती हैं और जो उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पे पाई जाती हैं। इसको हम लोग डायग्राम पे देख सकते हैं। ये लैटेराइट मृदा है। यहाँ वर्षा अधिक होने के कारण चूना और सिलिका ये ई लेयर से नीचे आ जाते हैं और ई लेयर में जो बचे रह जाते हैं वो बचे रहते हैं लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। तो ये रिच करते हैं मृदा की ऊपरी सतह को और इसमें जो ह्यूमस का कंटेंट होता है तो ये भी रिमूव कर दिया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, क्योंकि वर्षा बहुत अधिक होती है। तो ये चट्टान बेसिकली आयरन इसमें अधिक होता है, पोटास अधिक होता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फेट की कमी होती है और कैल्शियम की कमी होती है। इन मृदाओं में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में ये काजू की खेती की जाती है और काजू के साथ साथ जो कॉफी की खेती है, रबड़ के प्लांटेशन है और स्पाइसेज हैं, मसाले, इन सब की खेती की जाती है लैटेराइट मृदाओं के ऊपर इस वाले सेगमेंट में। अब नेक्स्ट जो मृदा है, पांचवी मिट्टी, ये हमारी मरुस्थली मृदा। तो मरुस्थली मृदा ये सैंडी होती है। सैंडी मीन्स कि जिस मृदा के जो पार्टिकल्स हैं जिनको पेड कहा जाता है, इन पेड्स का जो डायमीटर होता है वो 2 mm से लेके 0.2 mm तक होता है, यानी बहुत ही मोटी मृदा होती है और इसके कारण इसमें वाटर रिटेंशन होता है, यानी जल धारण करने की क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। तो इसकी जो प्रकृति होती है वो सेलाइन होती है, लवणी होती है और कुछ एरिया में साल्ट कंटेंट बहुत अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि जल या तो नीचे चला जाता है या तो इसका वाष्पीकरण हो जाता है और इस मृदा में नमी की कमी होती है। नमी के साथ साथ ह्यूमस की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी होती है, जबकि इसमें चूने और जो क्षार होते हैं उनकी अधिकता होती है। तो बेसिकली इनके निचले संस्तर जो होते हैं इनमें कंकड़ पाए जाते हैं। तो कंकड़ क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के नोड्यूल्स होते हैं और कैल्शियम ये इंक्रीज करता है नीचे की तरफ। ये मृदाएं बेसिकली विकसित हैं, हम देख सकते हैं राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, और इनमें बहुत ही ज्यादा एरिड कैरेक्टरिस्टिक्स
पाई जाती हैं। अब छठवीं मृदा लवणीय मृदा है, जिनमें लवण की मात्रा अधिक होती है। इन लवणों में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम 3 वेराइटीज आती हैं जो मृदा में बहुलता से पाई जाती हैं। और ये मृदाएं जनरली वहां पाई जाती हैं जहां की क्लाइमेट शुष्क हो और पुअर ड्रेनेज सिस्टम हो, यानी वहां जल जमाव की स्थिति अधिक होती है। और ये कहाँ मिलती है? सेमी एरिड रीजन में और वाटर लॉक्ड एरिया में, जहां जल जमाव की स्थिति होती है। जो दलदली क्षेत्र है वहां पे अधिक पाई जाती हैं। और ये कहाँ पाई गई हैं, इनको हम लोग देख सकते हैं। वितरण इनका पश्चिमी गुजरात क्षेत्र में, डेल्टा क्षेत्र में, और ये डेल्टा सुंदरबन वाला एरिया है। इसको मैप पे हम लोग देख सकते हैं। ये तो नेचुरल कारण हुए। अब जो मैनमेड या एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर है, तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर में इन मृदाओं का क्षेत्रफल वहां बढ़ रहा है जो क्षेत्र ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्षेत्र थे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में अधिकाधिक सिंचाई पे बल दिया गया, तो जो ओवर इरिगेशन या अति सिंचाई की स्थिति थी, तो अति सिंचाई के कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र धीरे धीरे लवणीय मृदा के चपेट में आते जा रहे हैं। और यदि इसमें जिप्सम मिला दिया जाए तो लवणीयता का प्रभाव कम हो जाता है। भारतीय क्लासिफिकेशन में जो 7वीं मृदा है, ये पीटी या दलदली मृदा है। और ये मृदा पाई जाती है जहाँ पे वर्षा की मात्रा बहुत अधिक हो और ह्यूमिडिटी बहुत अधिक हो। और इन मृदाओं में जनरली वनस्पति का ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है। ये मृदाएं ह्यूमस में रिच होती हैं। ऑर्गेनिक कंटेंट इनका बहुत अच्छा होता है क्योंकि वनस्पतियों का आवरण रहता है। और साथ ही साथ पोटास और फास्फोरस की कमी होती है। इन मृदाओं में ऑर्गेनिक मैटर का जो कंपोनेंट है लगभग 40 to 50%, दैट मीन्स मोर देन इनफ। और ये मृदाएं पाई जाती हैं नॉर्दर्न पार्ट बिहार के, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में, जनरली अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में कुछ इनके वितरण मिले हैं। और साथ ही साथ जो बंगाल का, उड़ीसा का और तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है, तो तटीय क्षेत्रों पे इस तरह की दशाएं होती हैं जहां ये मिट्टी पाई जाती है। जैसे केरल के अलेप्पी जिले में हम कायाल्स के बारे में पढ़े हुए हैं, जो बैकवाटर्स होती हैं, जो लैगून झीलें होती हैं। तो कायाल्स के पास में इस तरह की मृदाएं पाई जाती हैं। तो इनको केरल में लोकल नाम, इनको कैरी नाम दिया गया है। ये मृदाएं मैंग्रोव वनस्पति का शरण स्थली हैं। जो 8वां क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट सॉइल या वन की मृदा। वन मृदा की पार्श्विका बहुत ही पतली होती है, यानी इसमें संस्तरों का विकास कम होता है। और वन के उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पे वर्षा की मात्रा पर्याप्त हो। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है लोमी एंड सिल्टी, और इसमें कोर्स ग्रेन होता है, बड़े बड़े कण पाए जाते हैं और ये ऊपरी स्लोप पे पाई जाती हैं। दैट मीन्स कि इनका फॉर्मेशन जनरली 900 मीटर से अधिक हाई वाले क्षेत्रों में होता है। और इनका नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक इसलिए कि तापमान कम होता है और जो भी पत्ते या जो जीव जंतुओं के अवशेष हैं वो जल्दी से सड़ते और गलते नहीं हैं। इसके कारण उनके कंपोनेंट इसमें मिल नहीं पाते। तो इन मृदाओं में ह्यूमस का कंटेंट भी कम होता है और इनकी पार्श्विका भी कम विकसित होती है। तो इसका कारण तापमान है। अब हम लोग बात करते हैं सॉइल डिग्रेडेशन या मृदा अवनयन की। मृदा अवनयन एक बृहद शब्दावली है जिसमें मृदा की गुणवत्ता में कमी आती जाती है। और बेसिकली ये कमी या तो मृदाओं का अपरदन होता है या मृदा का प्रबंधन उचित तरीके से नहीं हो पाता। तो इसमें कई रीजन है। सॉइल डिग्रेडेशन का जो सबसे प्रमुख कारण है वो कारण है पॉपुलेशन की ग्रोथ। और पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और अर्बन एक्टिविटीज यानी कृषि, औद्योगिक और नगरीय क्रियाकलापों में वृद्धि हुई। मृदा का अपरदन हुआ। अपरदन के साथ साथ इसमें ऑर्गेनिक पदार्थों की कमी हो गई। ऑर्गेनिक पदार्थ कम हुए, प्रदूषकों की संख्या में वृद्धि हुई, अति पशुचारण हुआ, साथ ही साथ निर्वनीकरण हुआ। तो ये बहुत सारे रीजन हैं जिनसे मृदा की क्वालिटी में गिरावट आई। और क्वालिटी में गिरावट होने को हम लोग कहते हैं सॉइल डिग्रेडेशन या मृदा अवनयन। और यह सॉइल डिग्रेडेशन की जो डिग्री है ये प्लेस टू प्लेस वैरी करती है। और ये वैरी क्यों करती है? क्योंकि टोपोग्राफी, विंड वेलोसिटी और अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इनमें भी परिवर्तन आता है। वर्तमान में मृदा अवनयन की समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ी है। और यूनाइटेड नेशंस के एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 दशकों में 1/3 मृदा के क्षेत्र अपनी कृषि क्षमता को खो चुके हैं पिछले 40 वर्षों में। ये यूएन की रिपोर्ट ने कहा है। ये समस्या दिन पर दिन बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है और मनुष्य के खाद्य संकट और मानविक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। डिग्रेडेशन का ही एक पार्ट है सॉइल इरोजन
या मृदा का अपर्दन। और अपर्दन हमको पता है कि अपर्दन में चट्टानों के या मृदा के कटाव के साथ साथ परिवहन होता है, तो जो भी मृदा की उत्पादकता है वो बहुत ही ज्यादा कम होती जाएगी। तो बेसिकली अपर्दन होता क्या है, ये है जो मृदा का कवर है जो ऊपरी भाग पे है, इस भाग का नष्ट हो जाना, इसे हम लोग कहते हैं मृदा अपर्दन। और ये सॉइल फार्मिंग प्रोसेस जो मृदा के निर्माण के तत्व हैं, यानी पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, रिलीफ, ये सारी चीजें और इरोजनल प्रोसेस, ये दोनों एक साथ साथ चलते रहते हैं। तो जब तक इनमें संतुलन की स्थिति है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब यह असंतुलित होता है तो मृदा का अपर्दन बहुत अधिक होता है और मृदा अपनी उत्पादकता की क्षमता को खो देती है। कभी कभी इसमें मानवीय तत्वों का योगदान अधिक होता है और मानवीय तत्वों के योगदान अधिक होने के कारण ये अपर्दन का जो रेट है ये बढ़ जाता है और अपर्दन की प्रक्रिया त्वरित गति से होने लगती है। तो इनमें दो कारक हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। पहला है हमारा विंड और दूसरा है जल, क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी होती है मृदा को अपर्दित करने की और परिवहित करने की, ये सबसे अधिक होती है। तो बेसिकली जब वहां तक वाटर की बात हम लोग करेंगे तो जो वाटर से इरोजन होता है तो भारत में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और ये हमने प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि उष्णकटिबंध के क्षेत्र में जल अपर्दन का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। तो बहते जल के द्वारा होने वाला अपर्दन दो रूपों में दिखाई देता है, एक कहते हैं सीट इरोजन और दूसरा होता है गली इरोजन। तो सीट इरोजन में पूरे क्षेत्र के ऊपर पानी प्रवाहित होता है और गली इरोजन में बेसिकली छोटी छोटी रिल्स बनती हैं, घाटी के पूर्व निर्माण की अवस्था है, उससे चैनल डेवलप होते हैं और वो चैनल धीरे धीरे कटाव करते रहते हैं। गली इरोजन का ही एक बहुत ही विस्तृत रूप, इसको कहते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी या उत्खात स्थलाकृति, और इनको हम लोग चंबल घाटी में चंबल के बीहड़ के नाम से जानते हैं। तो चंबल बेसिन फेमस है रिल्स एंड गली इरोजन के द्वारा बैडलैंड टोपोग्राफी से। तो इसको हम लोग इस डायग्राम की सहायता से समझते हैं। ये हम देख सकते हैं, जो पहला इमेज है ये सीट इरोजन को शो करता है, यानी ये पूरा का पूरा भाग पानी से ढक जाता है और जल के प्रवाह में इन मृदाओं का ऊपरी सतह जल के साथ प्रवाहित होता रहता है। तो इसको कहा जाता है सीट इरोजन। और दूसरा पार्ट है, ये हम देख सकते हैं कि जब जहाँ पे ढाल अधिक होती है जल कुछ छोटे छोटे चैनल्स के द्वारा प्रवाहित होने लगता है और एक समय के बाद ये चैनल्स और ज्यादा गहरे होते जाते हैं। तो ये देख सकते हैं, इनको रिल्स एंड गली इरोजन कहते हैं। ये आगे आके इनका विस्तार और अधिक हुआ है। तो जब ये बड़े बड़े रूपों में विस्तृत हो जाती हैं तो इनको कहते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी। तो ये एक चंबल घाटी का क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा पठारी भाग बैडलैंड टोपोग्राफी के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो ये नदियों के द्वारा होने वाला अवनालिका अपर्दन है। मृदा अपर्दन भारत की कृषि के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत की कृषि के ऊपर ही अभी भी आधे से ज्यादा लोगों की आजीविका चलती है। तो ये काफी ज्यादा कृषि को निगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो बेसिकली जो मृदा अपर्दन के कारण है, पहला है निर्वनीकरण। अब निर्वनीकरण होने से वन क्षेत्र में मृदाओं का अपर्दन हुआ है और साथ ही साथ वन मृदाओं के अपर्दन को कम करते हैं। दूसरा ओवर इरिगेशन, और तीसरा जो मनुष्य ने केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए, रासायनिक, इन्होंने मिट्टी में जाके मिट्टी के संतुलन को प्रभावित किया और मृदा की उत्पादकता कम आई है, जिसको कहते हैं सॉइल हेल्थ, जो मृदा का स्वास्थ्य है वो विपरीत रूप से प्रभावित हुआ है। अब मृदा का संरक्षण कैसे किया जाए, तो किसी भी प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लिए प्रकृति का एक अपना नियम है और वो नेचर अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है मनुष्य को कि वो पारिस्थितिक संतुलन के साथ साथ अपने विकास की गति को भी बनाए रखे। तो बेसिकली मृदा भी उसी का एक भाग है। तो सॉइल कंजर्वेशन क्या है, एक मेथडोलॉजी है, एक विधि तंत्र है जिसमें हम मृदा की उत्पादकता को बचाए रखते हैं, साथ ही साथ मृदा अपर्दन और मृदा के ह्रास होने की गति को रोकते हैं। और जो भी मृदाएं अवनयित हो चुकी हैं, जो अवक्रमित हो चुकी हैं, उन मृदाओं के स्तर को ऊपर उठाया जाए, यानी उनको यूजेबल बनाया जाए। तो इनमें बेसिकली 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है मेंटेन करना सॉइल की फर्टिलिटी, दूसरा पार्ट है सॉइल इरोजन को कम करना और तीसरा पार्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ
डिग्रेडेड कंडीशन। इन सारी मेथडोलॉजी को हम लोग सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। गलत मानवीय क्रियाकलापों के कारण मृदा अपरदन काफी तेजी से बढ़ा है और इन गलत क्रियाकलापों को रोकने से, नियंत्रित करने से मृदा संरक्षण में हमको सहायता मिलेगी। तो इसमें बेसिकली जो सबसे पहला प्रयास होना चाहिए कि इन क्रियाओं का रेगुलेशन हो, नियंत्रण हो, और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इन यहाँ पे लोगों को मृदा अपरदन के कारण और परिणाम के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। और साथ ही साथ जो ढलान वाले क्षेत्र हैं, कंटूर बंडिंग होता है जिसे स्लोप होता है, इस पे छोटे छोटे डैम जैसा स्ट्रक्चर बनाना ताकि अपरदन की प्रक्रियाएं उतनी ज्यादा प्रभावित न हो सके। कंटूर टेरेसिंग, जो सीढ़ीदार खेत हैं, कंटूर प्लाविंग भी आता है कि जुताई ढाल के अनुप्रस्थ हो। साथ ही साथ रेगुलेटेड फॉरेस्ट्री, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, कवर क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और क्रॉप रोटेशन, ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनसे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता मिलती है। और साथ ही साथ जो अवनालिका अपरदन के क्षेत्र हैं वहां पे अवनालिकाएं बनने से रोकना होगा क्योंकि वहां अपरदन बहुत अधिक होता है। शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में यहाँ पे प्रयास करना होगा कि जो मूवमेंट होता है बालू के स्तूपों का, उन स्तूपों का मूवमेंट न हो पाए। इस दिशा में बहुत सारा प्रयास, एक हमारा संस्थान है भारत सरकार का, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी, इसका हेडक्वार्टर है जोधपुर में। तो जोधपुर में स्थित काजरी ने बहुत सारा प्रयास इसमें किया है कि सैंड ड्यून अपनी जगह पे फिक्स रहें और वो शुष्क प्रदेशों में स्थित कृषि क्षेत्रों के ऊपर विस्तारित न हो सके। इसके साथ ही साथ भारत सरकार ने सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड की स्थापना की हुई है और यह बोर्ड भारत में मृदा संरक्षण से संबंधित नीतियां बनाता रहता है। और इसके साथ जो टेक्निक होनी चाहिए वो इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग की टेक्निक होनी चाहिए, जिसमें सारे तत्वों को एक साथ जोड़ के एक सम्मिलित विजन के रूप में रख के इसको देखना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक है जिनसे मृदाओं का संरक्षण किया जा सकता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।